सबसे बड़ा कौन सा मिथ है जो आपको बस्ट करना है मेल फर्टिलिटी के बारे में? कि मेल इज नॉट a problem at all in as far as fertility is concerned. जी अल्कोहल है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, टबैको है, जी लेजी लाइफस्टाइल है, कंप्यूटर है, फोन है, लोग हिलते ही नहीं है। इसमें पुरुष योगदान नहीं दे पा रहा, ये कितने % केसेस में होता है? जेनेटिक रीजंस क्या है जिससे मेल के ये फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं? स्पर्म काउंट कम होने के सबसे कॉमन मेडिकल रीजन है। हाय और वेलकम। आज हम जानते हैं पुरुष वंध्यता के बारे में। वंध्यता ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और पुरुष वंध्यता के बारे में इतनी बात नहीं होती और थोड़ा नॉलेज भी कम है। आज हमारे साथ है डॉक्टर मंजू परसी जिन्ना, जो ये फील्ड में पिछले 35 साल से है। अगर आप इनसे मिलोगे तो आपको रियलाइज़ होगा इनमें एक बहुत ही गहरा जुनून है, एक पैशन है ये फील्ड को लेके कि सारे परिवार पूरे हो और सबके घर में एक हंसता खेलता बच्चा हो। आज हम इनको सारे क्वेश्चंस पूछेंगे पुरुष वंध्यता के बारे में। हम शुरुआत करेंगे बेसिक से, ये क्या होता है और कैसे होता है, और इनसे जानेंगे कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और कैसी मानसिकता रखनी चाहिए एक कपल में ताकि वो इस जर्नी में सक्सेसफुल हो और उनका बच्चा उनके घर आए। तो डॉक्टर मंजू, ये पुरुष वंध्यता क्या होता है? जब पुरुष संतान प्राप्ति में अपना योगदान नहीं दे सकता है, तब हम उसे पुरुष वंध्यता बोलते हैं। ओके। और आपने इतने सालों में इतने केसेस देखे हैं, इसमें पुरुष योगदान नहीं दे पा रहा, ये कितने % केसेस में होता है? तो पुरुष वंध्यता ये 40% प्रतिशत होती है। ओके फिर स्त्रियों में 40% प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं और 20% प्रॉब्लम्स दोनों में, स्त्री और पुरुष दोनों में दिखाई देते हैं। ओके, तो एक्चुअली स्त्री और पुरुष इनका प्रोपोर्शन सेम आपने देखा है? बिल्कुल सही है। या ओके। तो डॉक्टर मंजू, ये दोनों सेम है, फिर भी पुरुष वंध्यता के बारे में इतनी जानकारी क्यों नहीं रहती? अ, हालांकि पुरुष ऐसे समझता है कि अगर वो यौन संबंध में अच्छी तरह से भाग ले सकता है तो शायद उसका संतान प्राप्ति के योगदान ना देने में कोई भाग नहीं है। जी लेकिन वैसे नहीं होता है, जी उसके और भी जांच करना पड़ता है जी और तब हमें समझ में आता है कि पुरुष का योगदान भी वंध्यत्व में होता है। जी जी। तो डॉक्टर, उसी नोट पे ऐसे क्या कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आज भी हमारे समाज में पुरुष वंध्यता को लेके? अ, सहस जैसे कि शादी के बाद अगर बच्चा नहीं होता है जी तो सारी उंगलियां औरत पर ही उठती है। जी पुरुष में भी कोई दोष हो सकता है, इस बारे में समाज का एक्सेप्टेंस भी कम है और विश्वास भी कम है। तो जब वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आते हैं, तभी भी जब पुरुष की जांच करने का वक्त आता है, तब वो हमेशा बोलता है नहीं मेरा सब अच्छा है, इसकी ट्रीटमेंट कराओ। जी तो जी ये जी एक थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के कुछ अ, जी दिखाई देते हैं हमें परिणाम। जी जी मैम। और इसी को अगर हम एक्सपांड करें तो पुरुष का इस पूरे प्रोसेस में क्या रोल होता है? क्या आप हमें डिस्क्राइब करोगे प्लीज? हाँ, हमल तो स्त्री के अंडे से और पुरुष के शुक्राणु से बनता है। जी आधा जेनेटिक मटेरियल पुरुष देता है जी और सिर्फ यौन संबंध नहीं, लेकिन उसकी जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणु, उनका प्रमाण, उनकी हालचाल का वेग, उनके आकार, उसमें प्रेजेंस ऑफ कोई इन्फेक्शन या जंतु संसर्ग में कुछ हो तो वंध्यत्व होता है। तो पुरुष का बहुत बड़ा रोल है जी वंध्यता में। जी जी। अ, तो डॉक्टर, आपने थोड़े से चीज़ें हमको बताई कि उनका आकार, उनका शुक्राणु का। उनका काउंट, तो ऐसे क्या की फैक्टर्स होते हैं जो कि एक पुरुष के केस में हम इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं? जैसे जब कपल बच्चा नहीं हो रहा है बोल के हमारे पास आता है, हम्म तो हम उनको पूछते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ सक्सेसफुल है क्या, हम्म संबंध में कोई शिकायत है क्या। हम्म अगर वो ना हो तो फिर हम पुरुष का वीर्य तपासने के लिए बोलते हैं। हम्म और ये वीर्य का नॉर्मल के कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम्म जैसे 2-3 ml वीर्य का क्वांटिटी होता है। फिर WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से
वीर्य में हर ml में 15 मिलियन तो भी स्पर्म्स चाहिए। ओके और इस 15 मिलियन स्पर्म्स में से 40% इतने फास्ट मूव होते हैं कि हम उन स्पर्म्स की टेल नहीं देख सकते हैं। ओके और इनके एटलीस्ट 4% जो स्पर्म्स रहते हैं उनके आकार Okay. जो नॉर्मल डिस्क्राइब करेगी किए गए हैं वैसे ही चाहिए। ओके इस वीर्य में इन्फेक्शन नहीं चाहिए, यानी पस सेल्स नहीं चाहिए और ओके बैक्टीरिया भी नहीं चाहिए। तो ओके ये सारे क्राइटेरिया अगर पुरुष में दिखाई देते हैं हाँ तो हम बोलते हैं कि सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट पुरुष का नॉर्मल है। ओके लेकिन इसमें कोई भी कमतरता दिखाई देती है, जैसे जी कि शुक्राणु का काउंट कम है या उनकी ओके हालचाल कम है जी या उनके आकार गलत है, ओके तो फिर हम इसे पुरुष वंध्यत्व लेबल करते हैं। ओके तो जस्ट हमारी ऑडियंस के लिए मैं एक बार मेरी अंडरस्टैंडिंग बोलता हूँ। तो हमें काउंट देखनी है जो करेक्ट। 15 मिलियन होनी चाहिए। हाँ, पर ml। हाँ हाँ। पर ml। हमें क्वालिटी देखनी है कि हम्म। एटलीस्ट 40% उसमें से फास्ट मूविंग हो। फास्ट मूविंग, हाँ, जी यस। फिर हमको इंश्योर करना है कि 4% से ज़्यादा उसमें नॉर्मल फॉर्म्स हो। नॉर्मल आकार चाहिए। जी और हमें ये भी देखना है कि उसमें पस या बैक्टीरिया ना हो। ना हो। तो ये हम 4 से 5 चीज़ें करेक्ट। देखते हैं। बरोबर। और सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट में यही चीज़ें हम जानते हैं या बिल्कुल बिल्कुल, इसके यही एडिशन में कुछ? नहीं, यही टेस्ट देखते हैं। ओके एंड जैसे कि आपने बोला 15 मिलियन ये क्वांटिटी करेक्ट करेक्ट। होनी चाहिए। ओके तो डॉक्टर मंजू अब हम आते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती है। तो पहले मैं जानना चाहता हूँ मेडिकली क्या रीजंस होते हैं। तो मेडिकल कॉजेज क्या होते हैं मेन पुरुष वंध्यता के? जैसा पुरुष वंध्यता में उसका काउंट कम होने के मेडिकल कारण है, जैसे उसे कोई डिप्रेशन की शिकायत है हो और वो Okay. कोई डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहा हो, ओके या उसे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जिसकी वजह से उसके ब्रेन में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट करने के जो हार्मोन्स रहते हैं वो कम मात्रा में सिक्रेट होते हैं। उसको अपन हाइपोगोनाडोट्रोफिक कंडीशन बोलते हैं। गोनाडोट्रोफिन्स ब्रेन में से कम मात्रा में निकलते हैं। या उसे कोई जो आजकल दिखाई देते हैं क्रॉनिक बीमारियां, जैसे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या कोई हिडन कैंसर हो, या उसने कोई कैंसर की ट्रीटमेंट ली हो, जिस वजह से शुक्राणु ये बहुत रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं और उसको उसकी डिवीजन रोकने में कोई भी मेडिसिन हमने लिया तो काउंट कम हो जाता है। ओके डॉक्टर मंजू अब मैं समझना चाहता हूँ कि मेडिकल रीजंस क्या होते हैं जिससे ये सारे फैक्टर्स कम होते हैं किसी मेल में। स्पर्म काउंट कम होने के सबसे कॉमन मेडिकल रीज़न है एक्सट्रीम स्ट्रेस। Okay. अगर आदमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, उसकी लाइफ ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, तो उसके ब्रेन में से जो FSH नाम के हार्मोन्स निकल के स्पर्मेटोजेनेसिस जो बढ़ाते हैं जी वो अगर कम हो गए तो उसका काउंट कम हो जाता है। जी दूसरा है, अगर वो कोई डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहा होगा तो भी स्पर्म काउंट कम होता है। तीसरा है ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इन बीमारियों में भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। कुछ इन्फेक्शंस है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो यौन संबंध से इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, HIV है, तो इन कंडीशंस में भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। और जिनको कैंसर होने वाला है या जिनको कैंसर हुआ है या जिन्होंने कैंसर की ट्रीटमेंट ली है, इन लोगों में भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ओके मैम समझ गया। एक थोड़ा सा एरिया जो डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने, जेनेटिक रीजंस क्या है जिससे मेल के ये फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं? जेनेटिक रीजंस ये इनहेरिटेड भी हो सकते हैं और जब वो इंसान तैयार हो रहा है उसके एम्ब्रियो में नवे नवे तैयार भी हो सकते हैं। तो जैसा इनहेरिटेड में हम देखते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स फैमिली में रन होते हैं। Okay. जैसे चाचा को बच्चा नहीं है या दो भाई है, दोनों को बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ कोई सिंगल जीन डिसऑर्डर्स रहते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम नंबर 7 पर CAVBD जीन बोलते हैं हम लोग, जो फैमिलीज में रन होता है और उसमें स्पर्म काउंट 0 रहता है, ये लोगों का जो फैमिलीज में रन होता है। उसके अलावा जो Y क्रोमोसोम होता है, जो पुरुष का डिफाइनिंग क्रोमोसोम होता है, उसके जो लॉन्ग आर्म होता है, क्रोमोसोम में एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, ऐसे 2 आर्म्स होते हैं,
तो उसका जो क्रोमोसोम का लॉन्ग आर्म होता है उस पे स्पर्मेटोजेनेसिस तैयार करने के जीन्स रहते हैं, यानी डीएनए के सीक्वेंसेस। उनमें कहीं कुछ डिलीशन गड़बड़ हो तो भी स्पर्म काउंट 0 को आ जाता है। उसी तरह से कुछ पुरुषों में जब वो जब माँ के पेट में उनका एम्ब्रियो बनता है, उस टाइम कुछ क्रोमोसोम का एक पीस इधर या उधर जाके लग जाता है, और इसको हम क्रोमोसोमल बैलेंस ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। वो पुरुष पूरा नॉर्मल रहता है, लेकिन जब उसके स्पर्म्स तैयार हो जाते हैं तो वो उसमें क्रोमोसोम इम्बैलेंस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम स्पर्म में आधे होते हैं। पुरुष में 46 क्रोमोसोम होते हैं तो स्पर्म में सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। और जिनको ऐसे बैलेंस ट्रांसलोकेशन है, यानी एक क्रोमोसोम का टुकड़ा दूसरे के ऊपर जाके चिपक गया है, उनके जब ये क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं तो अनबैलेंस्ड क्रोमोसोम्स जाते हैं एक स्पर्म में और दूसरे स्पर्म में। तो ये स्पर्म्स जो है जल्दी मर जाते हैं, या स्पर्मेटोजेनेसिस का रेट कम हो जाता है, और काउंट भी इनमें काफ़ी कम हो जाता है। तो अक्सर देखा जाता है कि जिनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है जो पुरुषों में, उनका स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, जैसे कि 5 मिलियन या 2 या 3 मिलियन या 1 मिलियन से भी कम होता है। ओके। तो मैम ऑफ कोर्स ये बहुत ही डिटेल्ड आपने एक्सप्लेनेशन दी, और क्लियरली आप जेनेटिक्स के फील्ड में भी काफ़ी प्रैक्टिस करते हो। तो अगर मैं पुरुष हूँ और मुझे जानना है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम मुझ में है क्या, तो इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है? हाँ, तो इसकी जो टेस्टिंग है ये हमारी ब्लड में से हमारे सेल्स के पूरे 46 क्रोमोसोम्स हम गिन सकते हैं। वो जब डिवाइडिंग स्टेज में होता है तब वो सारे क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाते हैं, और हम वो सेल को फोड़ के उसको स्टेन करके हम उसको साइटोलॉजी बोलते हैं या साइटोजेनेटिक्स बोलते हैं। तो सारे क्रोमोसोम्स गिन सकते हैं। तो जैसा एक नंबर से 23rd पेयर, एक नंबर में 2 होते हैं, फिर 2 नंबर के 2 होते हैं, ऐसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हम गिन सकते हैं। इसके अलावा हम कोई सिंगल जीन्स भी पीसीआर टेक्नोलॉजी से उनके सीक्वेंसेस चेक कर सकते हैं। और ये जो स्पेशलाइज्ड जीन्स है वो समझो कोई एजोस्पर्मिया वाला इंसान हो तो उसमें हम यूजुअली देखते हैं, या सीवियर ओलिगोस्पर्मिया में भी देखते हैं, जिसको हम वाई माइक्रो डिलीशन बोलते हैं। मैंने अभी बताया कि वाई क्रोमोसोम पे 3 एरियाज रहते हैं, जिसको हम एजोस्पर्मिया फैक्टर ए बी सी ऐसे 3 जीन्स रहते हैं। वो जीन्स हम पीसीआर से चेक कर सकते हैं, या 7 नंबर के क्रोमोसोम का जो CAVBD जीन बोलते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन होता है, वो भी हम पीसीआर टेक्नोलॉजी से चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैम ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ है, ये ब्लड टेस्ट के फॉर्म में हम ये फर्दर टेस्टिंग करते हैं, या यानी पेशेंट के लिए मैकेनिज्म क्या है अगर उनको ये सब ब्लड करना है? से ही ये टेस्टिंग होती है। ये ब्लड से ही सारी होती है, टेस्टिंग ब्लड से ही होती है। और ये जो भी डॉक्टर है, जो भी क्लिनिक है, वहाँ पे बताई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है मैम। तो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है लाइफस्टाइल, यानी हम सब जानना चाहते हैं कि लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट क्या है मेल इनफर्टिलिटी पर। तो ये जो मैम कॉमन हैबिट्स और एडिक्शंस हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जिम सप्लीमेंट्स हैं, इनका क्या असर होता है मेल फर्टिलिटी पर? देखिए, इनका बहुत असर होता है मेल फर्टिलिटी में। हम अगर ये स्पर्म्स की यात्रा देखते हैं तो स्पर्म्स जो है ये टेस्टिस में तैयार होते हैं, और टेस्टिस में उनको शरीर का कोई टॉक्सिन हार्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ ब्लड ही नहीं जाता है। वो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा टेस्टिस में जो अंदर के सेल्स है वही उनको फीड करके स्पर्म्स तैयार करते हैं। हर रोज 40 मिलियन स्पर्म्स तैयार हो जाते हैं पुरुष के टेस्टिस में। लेकिन ये जो स्पर्म्स रहते हैं वो टेस्टिस के बाजू में एक लंबी सी ट्यूब रहती है, खुद पर बहुत सारी कॉइल्ड ट्यूब रहती है, जिसे हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ये सारे स्पर्म्स वहाँ 4 से 5 दिन स्टोर होते हैं, और इधर जो भी ब्लड में टॉक्सिन्स हो वो सारे इस एपिडिडाइमिस में के फ्लूइड में रहते हैं। जितना ब्लड में है उतना ही एपिडिडाइमिक फ्लूइड में रहता है। और ये सारे जो है ये स्पर्म्स के जो कवरिंग होता है मेम्ब्रेन, तो उसको डैमेज करते हैं। अभी आप समझो कि स्पर्म एक छोटी सी प्लास्टिक की बैग जैसा है, जिसके अंदर
एक सुतली बहुत 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 या दोरा बहुत 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 कॉइल्ड और टाइट जी पैक रखा है। जी जी अगर जी उस प्लास्टिक के बैग को कोई भी होल हो जाता है तो वो धागा तो बाहर आ जाएगा जी और वो टूट जाएगा। जी। तो इसी तरह से जो ब्लड के टॉक्सिन्स होते हैं, सीरम के टॉक्सिन्स होते हैं, हम्म। वो सारे स्पर्म के मेम्ब्रेन को अफेक्ट करके स्पर्म को डैमेज करते हैं। ओके। और फिर ये इस तरह के डैमेज स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन, अंडे को फलित करने में हम्म। ये भाग नहीं ले सकते या इनएफिशिएंट हो जाते हैं। ओके। तो जैसा स्ट्रेस है, जी टोबैको है, जी अल्कोहल है, जी। सबसे वर्स्ट स्मोकिंग है। ओके। तो इन सब मेल्स में हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन, अभी जो मैंने प्रोसेस बताया जी कि भाई मेम्ब्रेन टूट जाता है और डीएनए बाहर, जी क्रोमोसोम की सुतली जी बाहर आ जाती है, जी। इसे डीएनए फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके। तो इस तरह से डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है ओके। जो लोगों में इस टाइप के एडिक्शंस होते हैं। जी जी जी। तो आपका बोलना है कि हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स एंटर होते हैं यस। ये सारी चीज़ों से, जैसे स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, और अल्टीमेटली ये टॉक्सिन्स हमारे स्पर्म जो एक बैग जैसा है वो बैग को अफेक्ट करते हैं। मेम्ब्रेन को तोड़ देता है और उसमें से क्रोमोसोम बाहर आ जाते हैं, वो जी। टूट जाते हैं और उसे हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके। ठीक है, अम, एक्चुअली टॉक्सिन्स नहीं रहते हैं। हम्म। इनको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बोलते हैं। ओके। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने लगते हैं इन सारे एडिक्शंस या ड्रग्स से, जो अनस्टेबल है, हम्म। जो कोई ना कोई मॉलिक्यूल से जाके यूनाइट होके उसको तोड़ के खुद को स्टेबल बनाएगा। ओके तो ओके ओके इस ओके तरह से इनको आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ जाते हैं। ओके और इनको कम करने के लिए फिर हम इन लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, ओके यानी वो आरओएस कम हो जाए। ओके ओके। ये जो आपने कहा डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? तो हम लोग जो ये शुक्राणु रहते हैं ऐसे लोगों को जिनको एडिक्शंस है, तो उनमें हम देखते हैं कि स्पर्म की हलचल कम होती है, हम्म। स्पीड जो चाहिए स्पर्म का वो कम होता है। हम्म। तो हम ये सीमेन सैंपल लेते हैं और ये स्पर्म्स को वो स्लाइड पर स्टेन करते हैं, फिक्स हम्म। करके स्टेन करते हैं। हम्म। और अगर हमको 100 स्पर्म्स स्टेन करे हुए हम गिनते हैं, तो जिनमें मेम्ब्रेन इंटैक्ट है उसके अराउंड वो स्टेन का हैलो बनता है, और जिनमें मेम्ब्रेन टूट गया है वो हैलो नहीं बनता। हम्म। तो 100 स्पर्म्स में अगर 80 में हैलो है और 20 में नहीं है, तो हम बोलते हैं कि 20% इज द डीएनए फ्रेगमेंटेशन रेट। ओके। ठीक है। और बहुत बार जो एडिक्शन वाले लोग रहते हैं उनमें 40%, 50%, 60% डीएनए फ्रेगमेंटेशन दिखाई देता है। ओके और इन लोगों में नेचुरल कंसेप्शन भी डिले होता है, और आईवीएफ में भी बहुत बार हमल तैयार नहीं होते हैं, या ओके तैयार भी हो गए तो अर्ली अबॉर्शंस भी वाइफ को हो जाते हैं। ओके ओके। तो मैम आप बोल रहे हो कि दो वेज हैं, एक तो हमारा नॉर्मल सीमेंट टेस्ट जिसमें हमको फास्ट मूविंग स्पर्म्स कम दिखाई देंगे अगर वो फ्रैगमेंटेड है तो, एंड सेकंड एक स्पेशल टेस्ट जिसमें हमको डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स समझता है, ये करेक्ट। हेलो वाली चीज़। करेक्ट। ओके। तो मैम अगर कोई इस सिचुएशन में है, एक्चुअली उसके पहले इसका कोई लिमिट होता है कि ये लिमिट के ऊपर अगर फ्रैगमेंटेशन रहा तो प्रॉब्लम सीवियर यूजुअली है? 20% हम बोलते हैं, ओके 20% तक एक्सेप्टेबल ग्रेड है। ओके उसके आगे थोड़ा इट्स नॉट वेरी गुड। ओके। और अगर किसी का 20% के आगे होगा तो उनके लिए इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं? हाँ, तो हम ढूंढते हैं कि भाई क्या कारण है इनका ओके डीएनए फ्रेगमेंट होने का। ओके। क्या उन्हें अनकंट्रोल डायबिटीज है, हम्म। या क्या उनकी लाइफस्टाइल इतनी खराब है कि बहुत रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज उनके बॉडी में जा रहे हैं, क्या वो हम्म। टोबैको चूअर है, हम्म। क्या वो स्मोकिंग करते हैं, या कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम उनको बोलते हैं ये सारा बंद करो, राइट यही रीज़न है आपके इनफर्टिलिटी का। राइट। और बहुत बार लोग ये बंद करते हैं, साथ साथ हम उनको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जिससे ये आरओएस जल्दी जल्दी कम हो जाए। राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं उनको, हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्री नेचुरल लाइफ जियो, यानी रोज एक्सरसाइज करो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गुड प्रोटीन्स इन डाइट, अच्छी नींद, कम
मेंटल स्ट्रेस या जी इमोशनल ट्रॉमा, जी इससे दूर रहो, जी नेचुरल जी लाइफ जी जियो, जी योगा मेडिटेशन करो। जी तो ये सारी चीज़ों से आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ा शांत हो जाता है जी और आपके बॉडी के सारे सेल्स अच्छे फंक्शन करने लगते हैं। जी। तो इस टाइप की काउंसलिंग हम उन्हें करते हैं जिनका ओके डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स हाई है। ओके। और ये लाइफस्टाइल जब बदल देते हैं वो लोग, तो बहुत बार हम देखते हैं कि कपल्स नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाते हैं। वंडरफुल। 2 या 3 महीने में जी नेचुरल प्रेगनेंसी रह जाती है। जी और जिनको नहीं रहती है उनका डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स बहुत नीचे आ जाता है। और अगर उनको आईवीएफ, इक्सी या आईयूआई की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सिंपल वे से आईयूआई, आईवीएफ से वो कंसीव हो जाते हैं। जो पहले फेल हो चुके हैं वो भी सेकंड साइकिल में कंसीव हो जाते हैं। ओके ओके। एंड मैम एक चीज़ जो हमने कवर नहीं की है वो है वेट। वेट का मैम क्या इफ़ेक्ट है मेल फर्टिलिटी पर? देखो, एक्सेसिव वजन स्त्री या पुरुष दोनों के लिए एक अनहेल्दी ही चीज़ है। जी इट इज़ लाइक अ डिसीज़। ओके और ये बताता है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल बहुत इम्बैलेंस्ड है। तुम जितना खा रहे हो और जितना एक्सरसाइज कर रहे हो, इसका प्रोपोर्शन बहुत गलत है। और देखो, निसर्ग में, नेचर में जो है, हेल्दी लोगों को ही बच्चे होते हैं। क्योंकि नेचर को चाहिए कि आगे की संतान भी हेल्दी हो, उनका पालन पोषण जो है वो भी हेल्दी हो। तो ये अगर अपने में ना हो तो शायद नेचर हमें बच्चा देगा ही नहीं। तो जी इसलिए हमने अपने आप की हेल्थ सबसे पहले परफेक्ट करना चाहिए जी और हेल्दी एटीट्यूड रखना चाहिए। वेट रिडक्शन को जी बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है जी फर्टिलिटी में। जी जी जी। और मैम मेडिकली क्या होता है वेट से? वही होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ जाते हैं, तुम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जाते हो, डायबिटीज होता है, जी हाइपरटेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। जी तो जी सारी जी बीमारियां जी मोटापा से हो जाती है। जी जी। ओके। मैम कभी कभी कुछ पुरुषों में सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होता है, इसका ओवरऑल रोल क्या है हाँ, सेक्सुअल इनफर्टिलिटी में? डिस्फंक्शन 2 कारणों से होता है, जी या 3 कारणों से बोल सकते हैं हम। एक तो साइकोलॉजिकल हो सकता है, जैसे उनको डिप्रेशन है, कोई ब्रेन की या साइकोलॉजी की बीमारी हो तो भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्ट नहीं ले सकते हैं। दूसरा, एक बहुत इम्पोर्टेंट पुरुष का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। अगर टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन नहीं तैयार करते हैं तब भी ये लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स में थोड़े इनएफिशिएंट या देयर इज इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स। या तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड को कोई इंजरी हो या तुमको कोई न्यूरोपैथी हुई हो डायबिटीज की वजह से, तब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में पुरुष भाग नहीं ले सकता है। ओके। और मैम ये केसेस में सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है? जो कारण है उसी की ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके। जैसा साइकोलॉजिकल हो तो ही शुड गो टू अ साइकेट्रिस्ट। डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो तो ही शुड गो टू एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन भी कम हो तो शायद ब्रेन में से एफएसएचएलएच सही प्रमाण में आ रहा है कि नहीं, वो देखना चाहिए। ये भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ट्रीट करेंगे और बहुत सी कंडीशंस क्लियर हो जाती है जी। और उनकी नेचुरल सेक्सुअल लाइफ भी वो रीगेन कर सकते हैं। और मैम अगर टेस्टोस्टेरॉन का इशू हो तो, जैसे आपने बोला? हाँ, तो टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस तैयार करेंगे, जी जब उनको एफएसएचएलएच मिलेगा तो वो ओके इंजेक्शंस देके टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा सकते हैं। ओके। बाहर से टेस्टोस्टेरॉन नहीं दिया जाता है क्योंकि उससे स्पर्म काउंट कम हो जाता है। और जो आपने इंजरी का पार्ट बोला, वो केस में क्या कर सकते हैं? देखो, जब कोई बैड स्पाइनल इंजरी हुई होंगी हम्म तो ये लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स में काम पार्ट नहीं ले सकते हैं जब तक उनका वो न्यूरोलॉजिकल पार्ट फिक्स नहीं होता है, जो कि कभी कभी इम्पॉसिबल भी होता है। तो इन लोगों में हमें टेस्टिस में से स्पर्म्स निकाल के उनका ओन जी बच्चा उनको करके दे सकते हैं इक्सी जी टेक्निक से। जी जी। श्योर मैम। और नेक्स्ट मुझको ये जानना था कि ये जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे पोल्यूशन हो या रेडिएशन हो या हीट एक्सपोजर हो, इनका क्या रोल है? इनका भी बहुत रोल है। ओके
आप देखेंगे कि पहले ज़माने में आपके दादाओं को 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे होते हैं जी और अब आज ऐसी सिचुएशन है कि एक बच्चा होने भी बहुत मुश्किल है। जी क्योंकि हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, उसमें बहुत पोल्यूशन है, बहुत सा कार्बन मोनोऑक्साइड और टॉक्सिक मटेरियल है जो अगेन हमारे बॉडी में के रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ाकर हमारे स्पर्म्स डैमेज करता है। दूसरा है कि ये जो पोल्यूटेड एयर है, डस्ट है, इससे भी हमारे स्पर्म काउंट पर इफेक्ट होता है। अब टेस्टिस जो है हमारे शरीर के बाहर होते हैं। हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्रीज होता है और टेस्टिस का तापमान 34 डिग्रीज होता है। तो इस लो टेम्परेचर में ही स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा होता है। लेकिन अगर तुम बहुत हॉट एनवायरनमेंट में काम करते हो या बहुत टाइट क्लोथिंग पहनते हो तो तुम्हारे टेस्टिस तुम्हारे बॉडी को टाइटली फिक्स हो जाते हैं और तुमको वो टेम्परेचर 37 डिग्रीज टेम्परेचर टेस्टिस को जब पहुंचता है तो उनका स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाता है। तो इन कारणों से मॉडर्न लाइफ मेट्रो सिटीज में हम पुरुष वंध्यत्व का प्रमाण ज्यादा देखते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या आप ये एडवाइस दोगे कि हम लैपटॉप जैसे अपने लैप में ना ले? बराबर है। ओके, तो ये सब चीजें भी बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट या है। हम कुछ बीच में कुछ टेबल या वैसे कुछ रखे? हाँ, दूर रहे थोड़ा। ओके ओके ओके, ठीक है। और मैम ये चाइल्डहुड कुछ इन्फेक्शंस होते हैं राइट, जैसे मम्स, इनका क्या रोल होता है मेल देखो इनफर्टिलिटी ये में? मम्स, मीजल्स, ये सब जो है वायरस के इन्फेक्शंस है। ओके और ये वायरस अपने बॉडी के कोई सेल में जाके वहाँ खुद डिवाइड होते हैं और वो सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मम्स को जो है, मम्स अपने ग्लैंड्स को इन्फेक्ट करता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, टेस्टिस भी एक ग्लैंड है जो टेस्टोस्टेरॉन तैयार करती है। तो वो ऑर्काइटिस यानी टेस्टिस को इन्फेक्ट करते हैं मम्स के वायरसेस। और टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पे स्पर्म्स तैयार हो जाते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। और जब ये इस तरह का डिस्ट्रक्शन हो जाता है जो बेसिक स्पर्म तैयार करने वाले सेल्स का, तो काउंट काफ़ी कम हो जाता है इनमें। ओके, और मैम ऐसे केसेस में सॉल्यूशन क्या होता है? अब ये देखो, ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को इक्सी से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। ओके ओके, अनलेस उनका कंप्लीट एजोस्पर्मिया हुआ हो तो। जी। एंड मैम कुछ ऐसे ट्रॉमा का रोल है अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मिसहैप हो जाता है जिसमें डायरेक्ट इंजरी हो? करेक्ट, तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि मैंने बताया कि टेस्टिस में जो स्पर्म्स होते हैं वो कभी हमारे ब्लड को या सीरम को, यानी ब्लड में जो पानी होता है उसको एक्सपोज नहीं होते हैं। तो हमारे बॉडी को टेस्टिस के एंटीजेंस पता ही नहीं है। ओके, लेकिन जब ट्रॉमा होता है तो यही सेल्स अपने ब्लड में जाते हैं और हमारी बॉडी बोलती है ये मेरा टिश्यू है नहीं, तो इसके लिए वो एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। ओके, और फिर जब ये स्पर्म्स नॉर्मली तुम्हारे, जो मैंने बताया ना, एक ट्यूब में स्टोर होते हैं 4-5 दिन के लिए, वहाँ वो एंटीबॉडीज वही स्पर्म्स को अटैक करते हैं और उनकी हलचल बंद हो जाती है। तो दिस इज नोन एज एंटी स्पर्म एंटीबॉडी तैयार होते हैं ट्रॉमा की वजह से। राइट। तो मैम ऐसे सिचुएशन में लाइक हील कैसे हो सकता है वो पर्सन? नहीं, अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडी हो तो तुमको जो है टेस्टिकुलर स्पर्म लेके इक्सी से उनको अपना बच्चा हो सकता है। क्योंकि दे आर लाइव स्पर्म्स बट दे आर नॉट मूविंग, दे आर इमोटाइल। ओके, तो तुम उनको उठा के एक अंडे में सुई से डाल के एम्ब्रियो तैयार करके उनको अपना बच्चा दे सकते हैं। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि हम स्पर्म्स डायरेक्टली सोर्स से ले और वो बीच में का पार्ट स्किप करे, दैट इज द सॉल्यूशन। हाँ, ऐसे केसेस हाँ, में तुमने अगर सीमेन में के भी स्पर्म्स लिए समझो जी, तो वो अलाइव है लेकिन हलचल नहीं है जी, वो भी स्पर्म्स तुम यूज कर सकते हैं इक्सी में। जी, जी। ओके, तो मैम ये इक्सी वर्ड हमने 2-3 बार यूज़ किया है, तो एक बार आप हमें एक बैकग्राउंड दोगे कि इक्सी होता क्या है और ये किस वे में हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? देखो, इक्सी ये पुरुष वंध्यता के लिए एक वरदान है। ओके, 1993 में पहले ये डिस्कवर हुआ कि एक स्पर्म अगर हम अंडे में इंजेक्ट करते हैं, यानी कि हम अंडे को फर्टिलाइज करते हैं, एक स्पर्म उठा के
माइक्रोस्कोप में 200 मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप होता है और उसमें माइक्रो मैनिपुलेशन सिस्टम होती है जिसको एक होल्डिंग आर्म लगाया हुआ रहता है और एक इंजेक्टिंग आर्म लगाया हुआ रहता है। तो वो होल्डिंग आर्म से हम अंडा पकड़ते हैं और इंजेक्टिंग के नीडल से स्पर्म जिसमें हमने उठाया है वो हम इंजेक्ट करते हैं अंडे में। ये बिल्कुल इट इज अ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी और इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी अंडे के साइटोप्लाज्म यानी अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें हम एक स्पर्म सुई से इंजेक्ट करते हैं जी। और एक बार स्पर्म अंदर चला गया तो स्पर्म में सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, अंडे में भी अपने क्रोमोसोम्स होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एम्ब्रियो खुद ब खुद डिवाइड होके तैयार होने लगता है। तो जिनका स्पर्म काउंट कम है, जिनके स्पर्म्स में हलचल कम है या कोई भी रीजन से अगर स्पर्म्स अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे तो इक्सी ये टेक्नोलॉजी बेस्ट होती है उनके लिए, उनका ओन जेनेटिक बच्चा उनको मिल सकता है। जी जी। ये इक्सी का मैम मैंने ये भी डिस्क्रिप्शन सुना है, इट्स लाइक आप एक हाथ में बास्केटबॉल पकड़ रहे हो जो आप होल्डिंग डिस्क्राइब कर रहे थे और ऑपोजिट साइड से हम स्पर्म मैन्युअली इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इस वे में हम सारे एग्स में एक एक स्पर्म डालते हैं। जो स्पर्म अंडे में नेचुरली नहीं जा सकता है राइट, उसे हम सुई के द्वारा स्पर्म अंडे में डाल देते हैं। ओके ओके। और मैम इसमें कितना सक्सेस होता है ये इक्सी की ट्रीटमेंट में? हाँ, अभी सक्सेस क्या है कि 2-3 चीजों पे डिपेंडेंट है। हम सिर्फ स्पर्म उठा के अंडे में डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब ये स्पर्म काउंट क्यों कम हुआ, ये कोई जेनेटिक रीजन था क्या, इस स्पर्म में फ्रेगमेंटेड डीएनए थे क्या, तो ये सारे डिसाइड करेंगे कि कौन से क्रोमोसोम्स अंडे को मिले हैं, क्योंकि ये पूरी जो बॉडी है उसका सॉफ्टवेयर हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर के डीएनए सीक्वेंसेस यानी जीन्स है जी। अगर सारे जीन्स सही मिलते हैं तो 100% बच्चा होगा, लेकिन उसमें कोई भी डिफेक्ट हो तो बच्चा नहीं होगा। और कॉमनली डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो कि नहीं देखा जाता है उस वजह से इक्सी करने के बाद भी समझो हम 10 एग्स पर अंडे पर इक्सी करते हैं तो हमें 3, 4, 5, 6 दिन का ब्लास्टो जो बोलते हैं वो बनते हैं। तो और जिनमें फ्रेगमेंटेशन हाई है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई है या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उनमें ब्लास्टो बहुत कम मात्रा में बनते हैं। मैम ये ब्लास्टो चीज आप एक बार एक्सप्लेन करोगे प्लीज? देखो, जब हम अंडे को फर्टिलाइज करते हैं जी तो पहले दिन यानी उसको हम 18 घंटे के बाद देखते हैं तो हमें एक अंडा ही दिखाई देता है जिसमें 2 गोल दिखते हैं जो उसके न्यूक्लियस रहते हैं, जिसमें 23 और 23 इंसान के क्रोमोसोम्स होते हैं। ये दूसरे दिन दिखता है इक्सी करने के। तीसरे दिन ये सेल डिवाइड होने लगता है और तुमको 4 सेल्स दिखाई देते हैं। चौथे दिन उसमें 8-10 सेल्स दिखाई देते हैं। 5वें दिन जो है उसका एक गोला तैयार हो जाता है जिसको मोर्यूला बोलते हैं। और 6ठे दिन उसका ब्लास्टो बनता है। हाँ, और ब्लास्टो यानी उसमें 100 सेल्स है, उसके अंदर एक फ्लूइड है और उसके आउटर सेल्स है और इनर सेल मास है। जो इनर सेल मास है वो बच्चा बनता है और जो आउटर सेल है उसका वार मेम्ब्रेन जो है ना जो डिलीवरी के वक्त निकलते हैं वो बनते हैं। तो इट इज नाउ यानी एक एम्ब्रियो ब्लास्टो ऐसी चीजें 100 सेल का एक एम्ब्रियो है जो कि अभी रेडी है यूट्रस के लाइनिंग में जाके चिपकने के लिए। तो मैम एक बार मेरे बेनिफिट और व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए मैं मुझे क्या समझा वो बताता हूँ। तो इक्सी ये प्रोसेस में हम मैन्युअली एक स्पर्म को लेके एक एग में डालते हैं, ये एग फर्टिलाइज हो जाता है। बिल्कुल। और ये फर्टिलाइज होने के बाद इसे हम एम्ब्रियो बुलाते हैं। सही। तो जो आप ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हो वो सेल डिवीजन के थ्रू ये एम्ब्रियो, जैसे आप बोल रहे हो एक दिन बाद 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है, वैसे वो 6 स्टेप में 100 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होता है। बिल्कुल। और जब वो ये स्टेट में पहुंचता है तो इस स्टेट का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। इसमें एक फ्लूइड आता है जी, फ्लूइड जमता है, इनर सेल आउटर सेल मास तैयार हो जाता है। तो जिसमें फ्लूइड जमता है उसे सिस्ट बोला जाता है, तो इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। एंड आपका बोलना था कि सारे एग्स ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनते, सारे एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है मैम? देखो, फर्टिलिटी बड़ी वेस्टफुल है। आप देखो 40 मिलियन स्पर्म सीमेन में होते हैं जी, उसमें से एक स्पर्म अंडे को जाके फर्टिलाइज करता है, बाकी तो सारे मर जाते हैं जी।
उसी तरह से जब हम 10 अंडों को इक्सी करते हैं जी। तो सारों को कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। हाँ, देर बहुत गलतियां है उन जेनेटिक यानी स्पर्म्स में भी, अंडों में भी। राइट। तो जब गलत जेनेटिक मटेरियल का अंडा और स्पर्म आए तो ब्लास्टो नहीं बनेगा, जी। क्योंकि मैंने बताया कि ये जेनेटिक मटेरियल ही हमारा बॉडी का सॉफ्टवेयर है। जी। वो सही है तो सही प्रोटीन्स बनेंगे, सही जी। प्रोटीन्स बनेंगे तो सही इंसान बनेगा। जी। तो जी। जहाँ प्रोटीन्स, इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स में गलती हो जेनेटिक मटेरियल में, तो हमल नहीं बनता है। और ओके। नॉर्मली भी जी। 50% ही हम अंडे या फर्टिलाइज्ड एग्स का ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ओके। ओके। तो आप ये बोल रहे हो कि नॉर्मल केस में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आधे ही ब्लास्टोसिस स्टेज तक जाएंगे, वो भी और अगर अगर दोनों जेनेटिकली हेल्दी हो करेक्ट। तो, कुछ में तो ना भी बनते हैं, नहीं भी जी। बनते हैं। जी। एंड इसका मेन रीजन इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ओके मैम, थैंक यू। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, इसके कोई सिम्टम्स होते हैं या कोई वार्निंग साइंस होते हैं कि कोई पुरुष खुद समझ पाए कि अगर ये जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, इसमें से उनको क्या है? देखिए, पुरुष वंदत में हाँ, अगर उनको सेक्सुअल डिस्फंक्शन है तो वो खुद समझ जी। जाएगा कि जी। मेरे में कुछ कमतरता है, जी। और शायद वो जी। यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट के पास चले जाएगा। जी। लेकिन सीमेन के काउंट में, मोटिलिटी में कमतरता अगर होने लगी तो बहुत बार नहीं पता चलता है। ओके। सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई अभी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, राइट। इतनी ही चीज़ होती है, और फिर वो राइट। डॉक्टर को अप्रोच करता है, और फिर सीमेन टेस्ट करने के बाद शायद ध्यान में आता है कि भी कुछ फर्क हो गया है स्पर्म ओके। काउंट में। ओके, तो मैम मतलब सीमेन टेस्ट ही हमारा वे है बिल्कुल, जो हमको एक इंडिकेशन देता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यानी कि अगर मैं इवन नॉर्मल फील कर रहा हूँ और सब नॉर्मल है, बट अगर बच्चा नहीं हो पा रहा तो टेस्ट करनी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। ओके, ठीक है। मैम ये जो टेस्ट होती है सीमेन टेस्ट, इसका कुछ प्रिपरेशन होता है मेल के साइड से कि उन्हें संबंध नहीं रखने हैं, या कोई ऐसे ये रूल्स होते हैं इसके पहले अराउंड? पहले साइंस में हमारे बोलते थे कि ओके। 3 दिन संबंध मत आने दो, उसके ओके। बाद सैंपल दो। ओके। लेकिन हम देखते हैं अभी कि 1 घंटा पहले भी उसने सीमेन सैंपल दिया हो हम्म। और हमको उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, तो हम आईवीएफ करते समय हम उसको बोलते हैं 1 घंटे के बाद फिर से दे, हम्म। तो बिल्कुल उतना ही काउंट दिखता है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता एब्सटिनेंस या कोई तैयारी करनी ज़रूरी है, इस एक्सेप्ट कि मेंटली ही शुड वो प्रिपेयर होके आना चाहिए कि भाई मुझे सैंपल देना है, हम्म। और उस मेंटल प्रिपरेशन से ही वो सैंपल दे सकेगा लेबोरेटरी में। बहुत ओके। बार गिविंग सीमेन ऑन डिमांड ये जी पुरुष मैम। के लिए थोड़ी मुश्किल सी बात होती है। ओके, तो ये आपने ऑब्जर्व किया है कि ऑन डिमांड कुछ पुरुषों डिफिकल्टीज आते हैं? में डिफिकल्टी आती है, ओके। कुछ में नहीं भी आती है, बिल्कुल ही नहीं आती है। ओके, तो मैम ऐसे पुरुष जो मे बी डिफिकल्ट फाइंड कर रहे हैं ऑन डिमांड, आप उनको टिपिकली क्या एडवाइस देते हो? यूजुअली क्या होता है, जो स्ट्रेस में होते हैं पुरुष, वो समझो आईवीएफ के दिन या उनकी राइट। ट्रीटमेंट आईयूआई के दिन, अगर जब हम बोलते हैं अरे आज अंडा फुट गया, अभी आप दे दो सैंपल, तो वो नहीं दे जी। पाते हैं। ओके। और अदरवाइज उनको सहज बोला कि भाई हमको आपका सीमेन चेक करना है, आप सैंपल दो, तो जी। वो दे देते हैं। जी। तो बहुत बार हम ऐसे पेशेंट्स में सीमेन फ्रीज करके रखते हैं उनका, ओके। सो ओके। दैट ओके। जो जो दिन हमें ट्रीटमेंट करना है और सैंपल चाहिए और वो नहीं दे पाया, तो हम फ्रोजन सैंपल यूज कर सकते हैं। ओके मैम, तो हमारे पास वे है कि वो हम पहले हाँ, ही सेव बिल्कुल करके रखें, बिल्कुल बिल्कुल, सो दैट अगर प्रॉब्लम आई तो वो यूज़ हो सकता है। एब्सोल्युटली। ओके। और मैम ये जो स्पर्म फ्रीजिंग है, ये कौन से केसेस में करना चाहिए और ये क्या होता है? देखो, स्पर्म फ्रीजिंग जो होता है ना, हम्म। वो ऐसे पुरुषों में जो नहीं सैंपल दे सकते हैं ऑन डिमांड, जी। उनका किया जाता है। जी। हमको थोड़ा भी डाउट लगा कि भाई ये ट्रीटमेंट के वक्त सैंपल नहीं दे पाएगा, जी। तो उनमें हम फ्रीज करते हैं। हम्म। दूसरा जो है कि जो लोग कैंसर की ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, हम्म। भाई कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, हम्म। या उनको टेस्टिस का ही कैंसर है हम्म। और टेस्टिस निकाल देना चाहिए, देने की नौबत आने वाली है, हम्म। तो इन लोगों का हम सीमेन सैंपल फ्रीज करके रखते हैं हम्म। ताकि वो आगे यूज कर सके। हम्म। ठीक है। और मैम मैंने
एक्चुअली ये भी ऑनलाइन पढ़ा कि अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो भी वो फ्रीज हाँ करके रख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, अभी आजकल कैसे हस्बैंड अमेरिका में है, जी वाइफ इंडिया में है जी और जी उनको बच्चा चाहिए और वो रुक नहीं सकता है, जी। तो आप जरूर फ्रीज करके रख सकते हैं सीमेन सैंपल। ओके ओके, परफेक्ट। मैम एक कंडीशन मेरे रिसर्च में मुझको मिली, वेरिकोसील। हाँ, मैम ये एग्जैक्टली क्या होता है? जैसा टेस्टिस के आजू बाजू कोई हम्म। ब्लड वेसल्स होते हैं, ओके। मैंने बोला ना एपिडिडाइमिस नाम की जी एक लंबी ट्यूब रहती है, जी। और उसको जो फीड करने वाले, उसको ब्लड देने वाले और वहां से ब्लड लेके जाने वाले जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, हम्म तो वो नॉर्मली 4 मिलीमीटर से कम उसका डायमीटर होता है। हम्म। लेकिन कुछ लोगों को जो वेन ऊपर चली जाती है पेट में, वहाँ कुछ दबने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो ब्लड वहाँ कलेक्ट होके वो वेन्स बड़े बड़े हो जाते हैं, वेरिकोज बोलते हैं। जब वेन्स बड़े बड़े होते हैं उसे वेरिकोज बोलते हैं। ओके। तो जब वेरिकोज सिटी हो जाती है उन वेन्स में, तो वो टेस्टिस को ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं। ओके। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जी टेम्परेचर तो कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, 3 से जी 4 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए टेस्टिस में। तो करेक्ट। ये वेरिकोसील की वजह से टेस्टिस के आजू बाजू का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसकी वजह से स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी और डीएनए फ्रेगमेंटेशन सब ओके इन्फ्लुएंस होता है। ओके। तो अगर हम इसे ऑपरेट कर दे हम्म। तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा और ओके सक्सेस रेट, प्रेगनेंसी रेट सारा बढ़ जाएगा। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसको सर्जरी यस, से फिक्स करना है। सोनोग्राफी से वेन्स के साइज देख लेना, जी और सचमुच अगर वेरिकोसील हो तो उसको सर्जरी से जी टाई कर देना। जी। डॉक्टर मंजू, मुझे थोड़ा सा एजूस्पर्मिया के बारे में जानना था, जो कि ज़ीरो स्पर्म काउंट है। मैंने सुना है कि इवन ऐसे केसेस में पुरुषों को खुद के जेनेटिक मटेरियल से बेबीज हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। देखो, एजोस्पर्मिया यानी कि सीमेन में या वीर्य में एक भी शुक्राणु ना दिखाई देना। ओके। अभी इसमें 2 कारण होते हैं। एक कारण जो कि टेस्टिस में स्पर्म्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन मैंने जो बताया ना एक लॉन्ग ट्यूब में वो स्टोर होते हैं, और जी वहां से एक वास डिफरेंस नाम के ट्यूब में से वो यूरिनरी के ट्यूब्स में से स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं इजैकुलेट होके। अगर ये आउटफ्लो ट्रैक किसी में ना हो या ये बंद हो, तो सीमेन जो होता है वो ग्लैंड्स का फ्लूइड होता है, जी। और स्पर्म्स जो होते हैं वो टेस्टिस में से उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये स्पर्म्स सीमेन में नहीं दिखाई देते हैं, ऑल्दो वो टेस्टिस में तैयार हो रहे हैं ओके या एपिडिडाइमिस में स्टोर हो रहे हैं। ओके तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, यानी ओके। स्पर्म्स है, उसके बॉडी में है, लेकिन वो रास्ता बंद होने की वजह से जो वीर्य वो देता है उसमें एक भी दिखाई नहीं देता है। ओके। अभी ऐसे पुरुषों में जो है टेस्टिस का साइज बराबर रहता है, नॉर्मल, कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होती है, और उनका जो एक ब्लड टेस्ट है सीरम एफएसएच नाम का, वो 7 MIU से कम होता है। ओके अब दूसरी जो टाइप है एजोस्पर्मिया की, वो है कि भाई टेस्टिस ही डैमेज्ड है और टेस्टिस ही स्पर्म्स नहीं तैयार कर रहे हैं। ओके। तो ये कंडीशंस, जैसा किसी में मैंने बताया क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, बहुत बार कुछ पुरुषों में, नॉर्मल पुरुष में XY ऐसे 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन कुछ पुरुषों में 2 X और 1 Y ऐसे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ पुरुषों में X और X ऐसे 2 फीमेल के क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उनका मेल डिफरेंशिएशन वो जीन कोई और क्रोमोसोम पे है, इसलिए हो जाता है। ओके। वैसे ही मम्स से अगर टेस्टिस पूरे डैमेज हो गए हो तो, या डायबिटीज से डैमेज हो गए हो, या ट्यूबरकुलस ऑर्काइटिस से टेस्टिस पूरे डैमेज हो गए हो, या जो कोई सिंगल जीन डिसऑर्डर्स रहते हैं, मैंने बोला कि वाई क्रोमोसोम पे जो उसका लॉन्ग आर्म होता है उस पर AZF A, B और C ऐसे 3 जीन्स रहते हैं जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करते हैं शरीर में। तो इनमें कोई डिलीशन हो तो भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है, और हमें टेस्टिस में ही स्पर्म्स नहीं तैयार होते हैं। अगर हम इन पुरुषों को चेक करते हैं तो उनकी टेस्टिस की साइज बहुत छोटी होती है, कंसिस्टेंसी हार्ड होती है,
और हम अगर उनका ब्लड का सीरम एफएसएच चेक करते हैं तो वो जो होता है बहुत ज्यादा होता है, जैसा 20, 30, 50 इतना ज्यादा होता है। और इन पुरुषों में जब हम स्पर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार सिंपल सुई से स्पर्म्स नहीं निकाल सकते, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में बस नीडल से एस्पिरेट करो, स्पर्म्स ही स्पर्म्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जहाँ एक्चुअल टेस्टिस में ही प्रॉब्लम है, उनके लिए हमको स्पर्म टेस्टिस को कट करना पड़ता है, छोटा सर्जरी करना पड़ता है, टेस्टिस को कट करना पड़ता है। उसमें जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बाहर पॉप अप होते हैं, उनको उनमें से मोटे मोटे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हम पकड़ के कट करते हैं और इन ट्यूब्यूल्स को लेबोरेटरी में देते हैं। और ये ऐसी छोटी छोटी नलियां होती है जो लेबोरेटरी में अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको दबा दबा के मिल्किंग करके उसमें से कुछ स्पर्म्स निकलते हैं क्या देखते हैं। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में स्पर्म मिलने के चांसेस 20-30% से ज्यादा नहीं होते हैं। और ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया जो है उसमें ऑलमोस्ट 90-100% हमें स्पर्म्स मिल जाते हैं। ओके 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 तो मैम अगेन मैं थोड़ा समराइज करता हूँ, ठीक है, मेरे बेनिफिट और ऑडियंस के बेनिफिट के लिए। तो बेसिकली दो तरीके हैं जानने के लिए कि वेदर प्रोडक्शन है और बस स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे या प्रोडक्शन ही नहीं है। एक है एक फिजिकल एग्जामिनेशन, तो अगर जैसे आपने बोला साइज नॉर्मल है ऑब्स्ट्रक्टिव एजो में, हाँ अगर सॉफ्ट है टेस्टिस तो वो प्रोडक्शन हो रहा है बट वो बाहर नहीं आ रहे, बराबर। एंड इसे कंफर्म करने के लिए हम ये सीरम एफएसएच करते हैं जो कि एक ब्लड टेस्ट है जिसकी लेवल 7 से कम होती है, हाँ 7 से। तो ये सिचुएशन में स्पर्म्स बन रहे हैं बट बाहर नहीं आ रहे, और एंड आप बोल रहे हो कि ऐसे सिचुएशन में 100% आपको सुई से स्पर्म्स मिल जाएंगे। ओके, और ये सुई से स्पर्म्स निकालने का प्रोसेस टीजा है। टीजा मीजा पीजा। अच्छा ओके ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर फिजिकल एग्जामिनेशन में हमको टेस्टिस की साइज बहुत छोटी लगती है या बहुत वो हार्ड लगते हैं और हम अगेन सीरम एफएसएच ब्लड टेस्ट करके वेरीफाई करते हैं कि वैल्यू 7 के ऊपर है, यानी कि प्रोडक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, इन दिस केस इवन ये केस में हम वो लैब भेज के मिल्किंग करके भी 20-30% चांसेस है, एंड इस वे में हम हमारे चांसेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इवन जिन पुरुषों को 0 स्पर्म काउंट है उनके लिए सिग्निफिकेंट चांस है। करेक्ट जी। और ये जो स्पर्म्स हम निकालते हैं टेस्टिस में से जी, ये हम इक्सी तंत्रज्ञान से ही इसके एम्ब्रियो बना के उनको अपना जेनेटिक बच्चा दे सकते हैं जी। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजो जिसमें एफएसएच लेवल्स बहुत हाई होते हैं तो उनमें ये ऑपरेटिव प्रोसीजर टेस्टिस कट करके हमको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स निकालना पड़ता है जी। तो ये प्रोसीजर करने से पहले एक कैरियोटाइप और वाई माइक्रोडिलेशन ये टेस्ट करना जरूरी है। तो वाई माइक्रोडिलेशन में मैंने आपको बताया AZF A, B और C ऐसे 3 एरियाज रहते हैं, 3 जीन्स होते हैं वाई क्रोमोसोम पर। उसमें से C डिलीशन हो तो स्पर्म्स मिल सकते हैं लेकिन A या B डिलीशन हो तो स्पर्म्स नहीं मिलते हैं। ये टेस्ट कब करने चाहिए मैम? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजो एफएसएच बहुत हाई है, टेस्टिस बहुत छोटे साइज के है और अब हम सर्जरी करके स्पर्म्स निकालने वाले हैं तो मिलने का चांस है कि नहीं है, इसके लिए हम एजोस्पर्मिया फैक्टर ABC जेनेटिक टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये 2 टेस्ट आपने बोले, कैरियोटाइप और वाई माइक्रोडिलीशन। करेक्ट। ओके, बिफोर हम ये सर्जिकल ऑप्शन में जाए। एब्सोल्युटली। ओके मैम। मैम और एक कॉन्सेप्ट मैंने देखा, रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है कि जब सीमेन बाहर आता है जब संबंध के वक्त तो यूरिनरी जो वाल्व्स रहते हैं वो बंद हो जाते हैं, उसमें यूरिन नहीं आती है। बराबर। ठीक है, और ये इस तरह से बाहर आ जाते हैं, यूरिनरी ट्यूब में से ही आते हैं लेकिन यूरिन का वाल्व्स बंद हुए हुए रहते हैं। करेक्ट। अब कुछ पुरुषों में ये वाल्व सही काम नहीं करते हैं और जो सीमेन बाहर आना चाहिए वो यूरिन के बैग में चले जाता है। और इन पुरुषों में हम जब सैंपल देने को बोलते हैं तो बहुत कम वॉल्यूम का सैंपल दे पाते हैं और इनको सैंपल देने के बाद अगर हम उनका यूरिन चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्पर्म्स दिखाई देते हैं। ओके
तो इसे रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन बोलते हैं। बहुत बार ये डायबिटिक लोगों में दिखता है, ओके। कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो इन लोगों में दिखाई देता है। लेकिन हम्म। ये यूरिन में के स्पर्म्स भी हम सेंट्रीफ्यूज करके इक्सी तंत्रज्ञान से हम उनका खुद का बच्चा उन्हें दे सकते हैं। ओके, तो मैम ऐसे सिचुएशन में हम यूरिन के स्पर्म्स यूज़ करते हैं एब्सोल्युटली और ट्रीटमेंट करते हैं। करेक्ट। तो मैम अगर कोई पुरुष ये आईवीएफ के ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहा है तो हम उन्हें क्या लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया जी। कि हमने उनको जितनी नेचुरल लाइफ जी सकते हैं हम्म। उतनी जीना चाहिए। यानी नेचुरल फूड लो, हम्म। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, गुड हम्म। हेल्दी प्रोटीन्स, हम्म। गुड स्लीप, हम्म। एक्सरसाइज, हम्म। हैप्पी माइंडसेट, हम्म। मेडिटेशन। जी। तो इन सब चीज़ों में से बॉडी अपनी शांत हो जाती है जी। और अपने सारे बॉडी के सेल्स अच्छा जी। काम करते हैं। ओके। और मैम हमने काफ़ी बार ये आईयूआई, आईवीएफ और इक्सी ये मेंशन किया। तो मैम मेल इनफर्टिलिटी को लेके ये ट्रीटमेंट्स कौन से सिचुएशंस में यूज़ होती है और ये ट्रीटमेंट्स क्या होती है? बराबर। अभी आईयूआई यानी कि हम सीमेन लेते हैं हम्म। और लैब में देखो सीमेन में दो पार्ट्स रहते हैं, स्पर्म्स रहते हैं और जो ग्लैंड्स रहते हैं उनका फ्लूइड रहता है। तो हम स्पर्म्स को ये फ्लूइड से सेपरेट कर देते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म्स स्त्री के यूट्रस में जब अंडा फूटेगा उस दिन छोड़ते हैं एक हम्म। कैथेटर के हेल्प से। हम्म। तो इस चीज़ को आईयूआई बोलते हैं। हम्म। तो जिन पुरुषों में 10 मिलियन से ज़्यादा ग्रेड 4 मोटिलिटी यानी स्ट्रॉन्ग मोटिलिटी, जोर से हलचल वाले स्पर्म्स अगर हम्म। हो हम्म। तो इनके लिए आईयूआई सही है। जिन पुरुषों में इससे कम स्पर्म काउंट है या हम्म। मोटिलिटी कम है हम्म। उनमें आईवीएफ चल जाएगा। यानी 5 to 10 मिलियन वालों में आईवीएफ भी चल जाएगा। हम्म। लेकिन जब हम अंडे निकालने ही वाले हैं तो लो स्पर्म काउंट वालों के लिए हम्म। इक्सी यानी एक एक स्पर्म उठा के हम्म। अंडे में डालना यही बहुत असरदार ट्रीटमेंट हो जाती है। तो मैम हमने ये अभी तक कवर नहीं किया है इसलिए पूछता हूँ कि आईवीएफ और इक्सी में क्या डिफरेंस है? आईवीएफ में जो है हम स्पर्म वॉश करके हम्म। कॉन्सेंट्रेट करके एक डिश में एग्स के साथ छोड़ देते हैं। ओके। और इक्सी में जो है स्पर्म वॉश तो हम करते ही है हम्म। लेकिन अंडे को क्लीन करके उसको एक माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ के जी। उसमें स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, ओके। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यानी एक्चुअली हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं ओके। ओके। और आईवीएफ में नेचुरल डिश में फर्टिलाइज हो जाते हैं स्पर्म्स। तो ओके। जिनका स्पर्म काउंट मोटिलिटी अच्छा हो उनके हम्म। लिए आईवीएफ है हम्म। और जिनका काउंट मोटिलिटी कम हो हम्म। उनके लिए इक्सी हो, या जिनके स्पर्म्स हमने टेस्टिस या एपिडिडाइमिस में से निकाले हो हम्म। उनके लिए हम इक्सी करते हैं। ओके, यानी इक्सी वे है कि हम मैन्युअली फर्टिलाइज करें एक्चुअली हम और हाँ आईवीएफ में हम बस एग्स और स्पर्म्स को साथ में लाके साथ छोड़ में देते छोड़ हैं। देते हैं, वो खुद ब खुद स्पर्म एग में एंटर ओके। हो जाएंगे उनके पावर से। ओके। 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 मैम कौन से केसेस हैं जिसमें हमें हस्बैंड का ओन स्पर्म छोड़ के हमें डोनर स्पर्म्स ही लेने पड़ते हैं? आपको मैंने बताया कि एजोस्पर्मिया में दो टाइप्स होते हैं, करेक्ट। ऑब्स्ट्रक्टिव जिसमें 100% हमें स्पर्म्स मिलते हैं, हम्म। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जिसमें हमें 20-30% ही हम्म। लोगों में स्पर्म्स मिलते हैं टेस्टिस को ऑपरेट करने के बाद में हम्म। भी। तो इसका मतलब टेस्टिस में स्पर्म है ही नहीं। हम्म। तो इनको हमें डोनर स्पर्म के सिवाय कोई रास्ता नहीं होता है। ओके। और कोई केसेस होते हैं मैम ये केस छोड़ के? जैसे किसी में कोई स्ट्रॉन्ग जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो जो ट्रांसमिट हो जाए तो हम्म। प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम्म। उनके लिए भी हम डोनर स्पर्म यूज कर सकते हैं। ओके। 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 तो हमारा कहना ये है कि ये रेयर है हाँ काफ़ी। काफी रेयर है। ओके। मैम पिछले 10 इयर्स में मेल इनफर्टिलिटी के सॉल्यूशंस या ये एरिया कुछ खास चेंज हुई है? मैं तो बोलूँगी 93 से जो है जी। ये एक बूम ही आ गया है कि हम ऑलमोस्ट सारे मेल इनफर्टिलिटीज ट्रीट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। सबसे पहले तो इक्सी आया, फिर ध्यान में आया कि अरे इक्सी के बाद भी कुछ लोग नहीं कंसीव हो रहे हैं। फिर डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स पे काम होने लगा, डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंड्यूस कम कैसे करना वो समझने लगा।
अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई हो तो हम टेस्टिस में से स्पर्म्स लेके करेक्ट। एम्ब्रियो तैयार कर रहे हैं। तो काफी कुछ स्पर्म्स ऐसे भी होते हैं जो एंटर होने के बाद भी एग को डिवाइड नहीं करते। उसके लिए हम अभी आर्टिफिशियल oocyte एक्टिवेशन भी कर रहे हैं। ओके तो काफी कुछ बदल गया है और बहुत सारे लोगों में हम उनका ओन जेनेटिक बच्चा देने में सक्षम हो गए हैं। ओके, तो मैम आपका बोलना है कि मेजॉरिटी मेल फैक्टर केसेस आज के डेट में सॉल्व होते हैं एब्सोल्युटली ओन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के साथ। एब्सोल्युटली होते हैं। ओके आजकल तो बॉडी के कोई सेल से, स्टेम सेल से भी स्पर्म्स तैयार हो रहे हैं। ओके तो अगर एब्सोल्यूट एजोस्पर्मिया हो तो कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डाल डाल के बॉडी के सेल्स, स्टेम सेल्स लेके भी स्पर्म्स तैयार करके उनको बच्चा बनाने में यूज किया जा रहा है। ओके, यानी हम बोल रहे हैं जो सिंगल केस है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसके स्टेम सेल से स्पर्म्स तैयार करके यूज किए जा रहे हैं। अब कोर्स ये फिर रिसर्च स्टेज में है, इट इज नॉट कम टू द क्लिनिक स्टिल, बट इट विल सून कम। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। मैम मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना था। ये मैम आपने हज़ारों पेशेंट्स देखे हैं, हज़ारों पुरुष देखे हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसी रहती है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, और उन्होंने उनकी साइकोलॉजी कैसे मैनेज करनी चाहिए टू हैव अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, ये आप हमसे शेयर करना ना प्लीज़। देखो, पहले तो नॉन एक्सेप्टेंस रहता है उनका कि भाई मेरे में प्रॉब्लम है, ये वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहते बहुत सारे लोग। लेकिन काफी टाइम वो कभी डॉक्टर भी बदल देते हैं और सब लोग वही बोलते हैं कि नहीं स्पर्म काउंट में गड़बड़ है, तो वो मान भी जाते हैं कि स्पर्म काउंट में गड़बड़ है जी और बहुत लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे भी जाते हैं। अभी इसमें कैसा है कि हस्बैंड और वाइफ की इमोशनल अटैचमेंट और ट्यूनिंग कितनी अच्छी है, इस पर भी ट्रीटमेंट का सक्सेस होता है। और मैं हमेशा कपल्स को यही बोलती हूँ कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में तेरा फॉल्ट मेरा फॉल्ट ये नहीं बोलना चाहिए। अपना प्रॉब्लम है, अपन मिल के सॉल्व करेंगे, ऐसी एटीट्यूड अगर जो कपल्स रखते हैं वो काफी सक्सेसफुल होते हैं और उनको ये ट्रीटमेंट का स्ट्रेस भी नहीं महसूस होता है। जी जी। तो मैम उसी नोट पे कपल्स क्या कर सकते हैं ये ट्रीटमेंट के थ्रू एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए? देखो, पहले तो साइंटिफिकली उन्होंने अपनी प्रॉब्लम समझ लेना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम में सक्सेस कितना है, कितने साइकिल्स हमें करना पड़ेगा, हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, उस तरह से अपनी लाइफस्टाइल भी बदलना चाहिए, अपना मेडिकेशन भी बदलना चाहिए और अपने डॉक्टर पे जहाँ उसने संपूर्ण विश्वास हो उसके साथ चलना चाहिए। ओके, परफेक्ट। और मैम जो लोग थोड़े से यंगर हैं, 20s 30s में हैं, उन्होंने क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो ऐसे स्टेज पे ना पहुँचे कि उनको ये एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े? देखो, अभी की दुनिया पूरी वाइसेस से भरी हुई है। जी अल्कोहल है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, टबैको है, जी लेजी लाइफस्टाइल है, कंप्यूटर है, फोन है, लोग हिलते ही नहीं है। जी तो मैं बोलती हूँ कि तुम कोई स्पोर्ट्स में लगो, कोई क्रिएटिविटी रखो, ये एडिक्शन से दूर रहो और नेचुरल लाइफ ज़्यादा जियो, आपके घर का खाना खाओ। ये जो जोमेटो, फास्ट फूड, बैड ऑयल्स, बैड डाइट, इन सब से आप आपकी हेल्थ बिगाड़ रहे हो, अपनी लॉन्गिविटी भी बिगाड़ रहे हो। तो ये सारा ना करो। ओके, परफेक्ट। तो मैम मैं अभी लास्ट आपको थोड़े क्वेश्चन पूछता हूँ। ये रैपिड फायर फॉर्मेट है, तो जो पहली चीज़ आपके माइंड में आए विदाउट थिंकिंग आप वो बस बोल देना। ओके ओके, आर यू रेडी? यस। सबसे बड़ा कौन सा मिथ है जो आपको बस्ट करना है मेल फर्टिलिटी के बारे में? कि मेल इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल इन एज फार एज फर्टिलिटी इज कंसर्न्ड। ओके, वन पीस ऑफ एडवाइस, एक एडवाइस जो सारे मेल अभी से अभी फॉलो करें। हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, एक मैसेज जो आप हर पुरुष को देना चाहते हो जो ये वीडियो देख रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल अगर हेल्दी हो और आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो तो 99% आप आपका जेनेटिक बेबी पा सकते हो।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मंजू। आज हम सब ने आपसे बहुत कुछ सीखा। मेरे जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताए। आई एम श्योर हमारे कमेंट्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं आप वो डालोगे, हम वो जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और ये पूरे वीडियो से हमारा होप ये है कि ये टॉपिक के बारे में आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो। अगर ऐसा एक भी क्वेश्चन बच गया हो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। और थैंक यू आपके टाइम के लिए।